हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जो है सरल सूक्ष्मदर्शी, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछ लिया जाता है। वो तो पूरी तरीके से इस टॉपिक पर डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि इसका परिभाषा क्या होता है, इसका सिद्धांत क्या होता है, इसकी रेखा चित्र क्या होता है, आवर्धन क्षमता क्या होता है। मतलब मैं कह सकता हूं कि पूरी तरीके से हम इस पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सब कुछ जानेंगे उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, परंतु बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो मुझसे पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो मैं दोनों से कहूँगा, सबसे पहली बात, जो मुझसे नहीं पढ़ते हैं उनसे मैं कहूँगा कि आपको नहीं पता कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको यदि रटना नहीं है बल्कि समझ कर याद करना है तो वीडियो को अंत तक बने रहें। और जो पढ़ते हैं उनको तो पता ही है कि आपको याद हो जाएगा। तो चलिए जी, दिखाते हैं आपको। देखिए, थोड़ा सा हम बेसिक इंट्रोडक्शन कर देते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़ने वाले हैं, तो पहले हम जान लेते हैं कि सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। ठीक है ना, बेसिक इंट्रोडक्शन हम कर लेते हैं। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे परिभाषा लिखा हुआ है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। सूक्ष्मदर्शी क्या है? सूक्ष्मदर्शी एक प्रकाशिक यंत्र है। ठीक है ना, सबसे पहली बात हमने क्या बताया, सूक्ष्मदर्शी क्या है? एक प्रकाशिक यंत्र है। ठीक है ना, ये क्या है? सूक्ष्मदर्शी एक प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, जो अति सूक्ष्म वस्तु होते हैं, मतलब बहुत ही छोटे जो वस्तु होते हैं, अति सूक्ष्म जो वस्तु होते हैं, बहुत ही छोटे वस्तु होते हैं, उनका ये बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। उनको ये स्पष्ट रूप से इसकी सहायता से हम देख पाते हैं। मतलब अति सूक्ष्म वस्तुओं को आसानी से हम देख पाते हैं। ठीक है ना, अति सूक्ष्म वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं। ठीक है ना, तो उस प्रकाशिक यंत्र को ही सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। देखिए, वही बात हमने लिखा है कि ऐसा प्रकाशिक यंत्र जो अति सूक्ष्म वस्तुओं का बड़ा व स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है, सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। बात आपको समझ में आ गया? ऐसा प्रकाशिक यंत्र जो अति सूक्ष्म वस्तुओं का हमने लिखा है आसानी से देख पाते हैं। तो क्यों देख पाएंगे, कैसे? जब उसका प्रतिबिंब बड़ा बनेगा और स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा, तभी तो हम आसानी से देख पाएंगे ना। तो वही बात कहा जा रहा है कि ऐसा प्रकाशिक यंत्र जो अति सूक्ष्म वस्तुओं का बड़ा व स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है, उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। कंफर्म? क्लियर हो गया? चलिए जी, अब देखिए, सूक्ष्मदर्शी के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला होता है सरल सूक्ष्मदर्शी और एक होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। देखिए, आज के इस वीडियो में ये दोनों ही, मैं आपसे पहले ही कह दे रहा हूं कि ये दोनों ही आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। दोनों में से कोई एक जरूर एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछ ही लेता है। तो मैं आपको कहूंगा आज के इस वीडियो में सरल सूक्ष्मदर्शी डिस्कस कर ले रहे हैं, अगले नेक्स्ट वीडियो में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पर वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए अब हम देख लेते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी। यहाँ पे हमने सरल सूक्ष्मदर्शी ले लिया है। अब देखिए, इसके लिए मुझे थोड़ा सा आप देखिएगा, ध्यान से समझेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। ठीक है ना, तो देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है, इतनी बात आप जान गए कि ये सूक्ष्मदर्शी का एक प्रकार है। तो जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है वो कम फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस होता है। हमने सबसे पहली बात यहाँ पे क्या बताया कि कम फोकस दूरी वाला क्या होता है, एक उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस होता है। ठीक है ना, सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस होता है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, जिसकी सहायता से वस्तु जो होता है, मतलब छोटा वस्तु का बड़ा व स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। सिंपल सी बात है, वही इसका सूक्ष्मदर्शी का ही प्रकार है, तो वो भी वही न कार्य करेगा जी, कि ये छोटा जो वस्तु है उसका बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा और स्पष्ट प्रतिबिंब बनाएगा। तो सिंपल सा आप बोल सकते हैं ना कि सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस होता है। ठीक है ना, इतना आपको याद करना है कि कम फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस होता है, जिसकी सहायता से छोटे वस्तु का बड़ा व स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है जी? बड़ा और स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है। उसे हम क्या कहते हैं? सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। परिभाषा आपका क्लियर हो गया?
ठीक है जी, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हमें सिद्धांत लिखना है, या इसको हम प्रतिबिंब का बनना भी कहते हैं, या इसे ही संरचना भी कहा जाता है। तो देखिए बेसिक हमने यहाँ पे लिखा है कि क्या हमने इस सिद्धांत में लिखा है, सरल सूक्ष्मदर्शी के सिद्धांत के अनुसार जब उत्तल लेंस में वस्तु मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र F के बीच, प्रकाशिक केंद्र O के बीच स्थित होता है तो वस्तु का सीधा, आभासी व बड़ा प्रतिबिंब बनता है। मतलब इतनी बेसिक बातें आप याद रखेंगे कि जब ये कम फोकस दूरी वाला जो उत्तल लेंस है वहां पे जब वस्तु जो होगा वो मुख्य फोकस मतलब F और O के बीच में होगा तो उस समय पर उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ये हम प्रूफ भी कराएंगे आपको। तो चलिए जी देखिए आपका कैसे ये प्रूफ होता है। इतनी बेसिक बात, ये आपको सिद्धांत तभी समझ में आएगा जब हम फिगर बनाएंगे। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। यहाँ पे एक और हम हेडिंग डालेंगे जो है रेखा चित्र। ठीक है जी, रेखा चित्र हेडिंग डाल लिया। थोड़ा सा मैं एक चित्र बना रहा हूं, उसको थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे जी। ठीक है, यहां पे हम एक उत्तल लेंस बना ले रहे हैं। सबसे पहली बात ये रेखा चित्र ही है, बाद में हेडिंग डाल लीजिएगा। पहले फिगर तो बना लूं, सॉरी ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। चलिए ये एक हमने कम फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस हमने ले लिया है और इस उत्तल लेंस में ये इसका क्या है, ये बीच का भाग है, ठीक है ना। क्योंकि जो उत्तल लेंस होता है दो सतहों से मिलकर बना होता है, एक इधर वाला एक इधर वाला। तो ये बेसिक बात आपको पता चल गया। अब ये उत्तल लेंस है, इसका ये एक मुख्य अक्ष है, ठीक है जी। ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष है। अब मुख्य अक्ष का अब बेसिक बात इतनी बात पता है कि इधर क्या होता है, इधर मुख्य फोकस मतलब मुख्य फोकस जो होता है F होता है और ये है प्रकाशिक केंद्र O, यही प्रकाशिक केंद्र O है। तो जो वस्तु है वो कहाँ पर होगा, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊं तो जो वस्तु है वो यहाँ पे है जी, ठीक है ना। जो वस्तु है यहाँ पे है, ठीक है। मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच वस्तु है। तो जब मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र मतलब मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच जब वो AB वस्तु है, ये क्या है, A और B वस्तु है। तो अब समझिएगा, सबसे पहले इस इधर से प्रकाश किरणें, थोड़ा सा मैं इसको छोटा बना ले रहा हूं, ठीक है ना। क्या हो रहा है भैया, अब समझिएगा। सबसे पहले इधर से पहला प्रकाश किरणें इस तरीके से जाती हैं और परावर्तन मतलब प्रथम वस्तु से चलने वाली प्रथम जो प्रकाश किरणें होती हैं वो इस तरीके से, वस्तु से चलने वाली प्रथम प्रकाश किरणें इस प्रकार जाती हैं और लेंस से अपवर्तन के पश्चात इस प्रकार सीधे इस प्रकार निकल जाती हैं जी, ठीक है ना। इस प्रकार ये निकल जाती हैं, ठीक है जी। आपको समझ में आ गया कि मुख्य अक्ष के समांतर ये गई और परावर्तन के पश्चात ये सीधे इस प्रकार क्या हो गई हैं, निकल गई है, ठीक है जी। ये इस प्रकार निकल गई। अब द्वितीय जो प्रकाश किरणें होती हैं, द्वितीय प्रकाश किरणें वो इस जो प्रकाशिक केंद्र O है इससे होकर जाती हैं, ठीक है ना। प्रकाशिक केंद्र O से होकर जाती हैं और ये क्या होती है, ये प्रकाशिक केंद्र O से होकर जो जाती हैं प्रकाश किरणें वो सीधे निकल जाती हैं उसी प्रकार, ठीक है ना। ये रूल से हम जानते हैं। तो अब आप समझिएगा बेसिक यहाँ पे ये पता है कि ये देख रहे हैं एक इधर जा रही है एक इधर, ये वास्तव में कहीं नहीं मिलेंगे, ये वास्तव में कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों किरणों को पीछे लाने पर तो इन दोनों अगर किरणों को, ठीक है ना, इन दोनों अगर किरणों को हम पीछे लाते हैं तो देखिए इसको अगर हम यहाँ पे पीछे लाते हैं यहाँ पे और इसको अगर हम पीछे लाते हैं तो ये वास्तव में यहाँ पे मिल जा रही हैं, देख रहे हैं ना। पीछे लाने पर ये वास्तव में यहाँ पे मिलेंगी। तो जहाँ पर मिलेंगी, ठीक है ना, ये थोड़ा सा फिगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता ही है, ठीक है ना, ये कहने वाली तो बात है नहीं। तो अब जहाँ पे ये मिलेंगे वहाँ पर हम एक क्या खींच लेंगे, एक हम यहाँ पे
एक हम रेखा खींच लेते हैं और ये जो रेखा होगा ये जो वस्तु है इसका आभासीय प्रतिबिंब होगा, ठीक है ना। ए यहाँ पे होगा बी ना, क्योंकि ये ए है तो ये बी होगा, ए बी, तो ये भी ए हो जाएगा ए डैश और ये क्या हो जाएगा बी डैश। देखिए इतनी बेसिक बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। फिगर आपको समझ गए तो सब समझ जाएंगे, फिगर नहीं समझे तो भैया बहुत दिक्कत होने वाली है। इसीलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही फोकस किया है। ये एक क्या है, कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस है। देखिए ये प्रकाशिक केंद्र है, ये वस्तु है ए और बी। तो ए बी से प्रथम प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं, परावर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर चली जाती हैं। यहाँ पे ये द्वितीय फोकस है, ठीक है ना, यहाँ पे द्वितीय फोकस है, द्वितीय फोकस से होकर चली जाती हैं। द्वितीय प्रकाश किरणें प्रकाशिक केंद्र ओ से होकर जाती हैं और परावर्तन के पश्चात सीधे निकल जाते हैं। ये दोनों वास्तव में कहीं नहीं मिलेंगे, तो इन दोनों किरणों को पीछे लाते हैं तो ये यहाँ पे मिलेंगे, और जहाँ पे मिलेंगे वहाँ से मुख्य अक्ष पर एक हम लंब खींच लेंगे और यही इस वस्तु का ये प्रतिबिंब कहलाएगा ए डैश बी डैश, ठीक है। तो अब आप बेसिक समझिएगा। यहाँ पे हमने कहा क्या गया था कि इस सिद्धांत में क्या कहा था, इस सिद्धांत के अनुसार जब उत्तल लेंस में वस्तु F तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच स्थित हो, ठीक है ना। तो देखिए जब इस सिद्धांत के अनुसार जब उत्तल लेंस में वस्तु F तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच स्थित हो तो वस्तु का सीधा आभासीय व बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए सबसे पहली बात, वस्तु यहाँ पे सीधा प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं, ये भी ए बी है तो ये भी ए डैश बी बन रहा है। तो वस्तु का सबसे पहली बात तो सीधा प्रतिबिंब बना, फिर से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना है कि नहीं, ठीक है। तो सीधा बन रहा है, फिर से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, आभासीय भी बन रहा है, क्योंकि इधर यदि प्रतिबिंब बना होता तो ये वास्तविक प्रतिबिंब होता, परंतु ये तो पीछे बना है ना, तो ये आभासीय प्रतिबिंब होगा। तो वही कहा जा रहा था कि जब मतलब सरल सूक्ष्मदर्शी के सिद्धांत के अनुसार जब वस्तु F तथा O के बीच स्थित हो तो इस वस्तु का बना प्रतिबिंब सीधा, बड़ा और आभासीय होता है। यही बात यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और इस जो ये फिगर है, अभी थोड़ा सा एक दो और फिगर बचा हुआ है, उसको मैं लिख दे रहा हूँ, अब समझिएगा। सबसे पहली समझने वाली बात यह है कि अगर हम देख रहे हैं ये ए अभी है वस्तु, अगर हम देखें तो इसका अगर हम लें तो यहाँ तक ये आएगा, तो ये प्रतिबिंब में अगर देखें तो यहाँ से यहाँ तक जो है यही ना इसकी क्या हो जाएगी, इसके बराबर ये है। तो हम कह सकते हैं कि ये वस्तु है तो ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी वस्तु का कार्य करेगा। तो इसको हम यहाँ पे एक सी डैश हम डाल दे रहे हैं। क्या डाल दे रहे हैं, सी डैश। अब समझिएगा यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम एक रेखा खींच लेते हैं। देखिए क्या हम करेंगे, यहाँ पे जो सी डैश है यहाँ से हम एक अलग कलर ले रहे हैं, ठीक है। ये जो सी डैश है यहाँ से एक हम यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र पर लंब हम डाल दे रहे हैं, और एक आपको अब दिखाई दे रहा होगा। देखिए सबसे पहली बात कि यहाँ से ये वस्तु का एक कार्य कर रहा है, यहाँ पे एक वस्तु कार्य कर रहा है, यही ना वस्तु की लंबाई एक समझ सकते हैं, प्रतिबिंब की जगह पे ये है, ठीक है। मतलब ए बी जो है वो ए डैश सी के बराबर है कि नहीं है, सी डैश के बराबर। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात हमें ये है कि ये वस्तु द्वारा बना यहाँ पे एक कोण बनेगा, ठीक है ना। वस्तु द्वारा बना जो दर्शन कोण है, वस्तु द्वारा जो बना दर्शन कोण है उसे हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब द्वारा भी एक यहाँ पे देखिए इस प्रकार ये कोण बन रहा है जो है बीटा, ठीक है। तो इतनी बेसिक बात समझ गए कि वस्तु ये ए बी इस तरीके से ये ए बी है वो ए डैश बी के बराबर है, तो हम कह सकते हैं वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण जो अल्फा है और प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण क्या है, बीटा है। इतनी बेसिक बात समझ गए। दर्शन कोण क्या कहते हैं ये सब हमने पढ़ा दिया है जी, ठीक है ना। तो इतनी बेसिक बात आप समझ गए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या आपका इतना ये फिगर बनाना है और ये क्या आप हेडिंग डालेंगे, मैं आपको यहीं पे लिख दे रहा हूँ। इसका आप हेडिंग डाल लीजिएगा तीसरे में रेखा चित्र, ठीक है जी, रेखा चित्र डाल लेंगे। अब चौथे में हमारा जो कार्य होता है वो होता है आवर्धन क्षमता।
अब आवर्धन क्षमता की हमें गणना करनी है। तो मैं आपको बता दूं, आवर्धन क्षमता को हम m से दर्शाते हैं। आवर्धन क्षमता m इक्वल टू अल्फा बाई बीटा होता है, ठीक है ना। आवर्धन क्षमता इक्वल टू अल्फा बाई बीटा। आवर्धन क्षमता इक्वल टू बीटा बाई क्या होता है, अल्फा होता है, सॉरी। आवर्धन क्षमता इक्वल टू बीटा बाई अल्फा होता है। थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे हो गया था, मैं कह रहा था आवर्धन क्षमता इक्वल टू बीटा बाई अल्फा होता है, ये हमें बात पता है। बीटा क्या है, प्रतिबिंब के द्वारा बना दर्शन कोण है, ठीक है ना। अल्फा क्या है, इस वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण अल्फा है, ठीक है। इतना हमने लिख दिया, क्योंकि हम ये बात जानते हैं तो हमने लिख दिया। अब दूसरी बात, ये इसको अगर हम चाहें तो m इक्वल टू 10 बीटा बाई 10 अल्फा लिख सकते हैं। तो बिल्कुल लिख सकते हैं 10 बीटा बाई 10 अल्फा लिख सकते हैं। अब क्यों हमने लिखा, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं। देखिए, जब यहाँ पे जो वस्तु द्वारा जो बना दर्शन कोण अल्फा है और प्रतिबिंब द्वारा बना जो दर्शन कोण बीटा है, ये अत्यंत छोटे कोण हो, तो उस समय पर हम बीटा को 10 बीटा लिख सकते हैं और अल्फा को 10 अल्फा लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो दर्शन कोण बना है वस्तु द्वारा और प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण है, ये अत्यंत छोटे कोण है, इसीलिए हमने 10 बीटा बाई 10 अल्फा लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, अब इसको थोड़ा सा हम आगे और बढ़ाते हैं तो आप बात को समझिएगा। 10 थीटा बराबर क्या होता है, 10 थीटा बराबर क्या होता है, 10 थीटा बराबर होता है लंब बटे क्या होता है, आधार। ये बात आपको पता होगा, लंब बटे आधार होता है 10 थीटा बराबर। तो देखिए यहाँ पे अगर हम सोचें तो 10 बीटा, बीटा क्या है, प्रतिबिंब है, तो यही ना बीटा, यही ना प्रतिबिंब का कोण बन रहा है ना, ये वाला। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो दो त्रिभुज हमें दिखाई देंगे। एक त्रिभुज क्या दिखाई दे रहा है, देखिए एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है ए डैश बी डैश ओ, ये आपका टोटल ये एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। पर इसी के अंडर अगर आएंगे तो एक और त्रिभुज हमें वास्तविक दिखाई दे रहा है, जो है ए बी ओ, ये हमें दिखाई दे रहा है ना, ये दिखाई दे रहा होगा आपको ए बी ओ, ये एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है ये इसी त्रिभुज का तो बन रहा है ना, ए बी ओ, ये इसी त्रिभुज का बन रहा है। तो हम जानते हैं कि 10 बीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो इस त्रिभुज का लंब क्या है, ए बी लंब है, आधार क्या है, ओ ए आधार है। तो हम लिख सकते हैं ए बी बाई ओ ए लिख सकते हैं। तो हम 10 बीटा बराबर क्या लिख देंगे, ए बी बाई ओ ए लिख देंगे। ये हमारा मेन बटा हो जाएगा, ठीक है ना। इस m को हम चाहें तो यहाँ पे लिखेंगे तो बेटर रहेगा जी, ठीक है, क्योंकि बराबर में बीच में दिखाई देगा, ठीक है। अब देखिए, अब 10 अल्फा का देखें तो हम अल्फा क्या है, अल्फा ये वाला कोण है, ठीक है, वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण। तो वस्तु ये न है, देखिए इसका हमने नाप लिया है यहाँ पर, तो ये वस्तु का कार्य कर रहा है। तो वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण ये अल्फा है, बहुत दिक्कत है, वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण ये अल्फा है। तो अल्फा अगर देखें तो ये त्रिभुज क्या बन रहा है, ए डैश सी डैश ओ, ये टोटल ये त्रिभुज बन रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो लंब होगा वो ए डैश सी डैश होगा, आधार होगा वो ए डैश होगा, ओ ए डैश। तो इसमें हम लंब क्या लेंगे, ए डैश सी लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए डैश सी डैश, और आधार क्या हो जाएगा, ओ ए डैश हो जाएगा। ओ ए डैश हमने लिख दिया, ए डैश लिख दिया। इतनी समझ रहे हैं बेसिक बात। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं जी। अब इसको थोड़ा सा हम आगे और बढ़ा लेते हैं तो बात समझिएगा। अब इतनी बात हम जानते हैं, ये वाला जाएगा तो ऊपर गुणा कराएगा, ये वाला जाएगा तो नीचे वाले में गुणा कराएगा जी, ये वाला जाएगा तो नीचे वाले में गुणा कराएगा। इतनी बात पता है। तो हम अब इसको लिखें तो m बराबर, ये देखिए 10 बीटा बाई 10 अल्फा, सॉरी ए बी बाई ओ ए गुणे, अब ये ऊपर वाले में जाकर ओ ए ऊपर वाले में गुणा कराएगा तो यहाँ पे ओ ए हो जाएगा ए डैश, और ये जो ए डैश सी है ये इसमें गुणा कराएगा तो ए डैश सी डैश हो जाएगा।
इतना हमने लिख दिया जी, समझ रहे हैं ना। इसको केवल नीचे वाले को पलट कर लिख दिया गया है, भाग में था अब पलट के लिखे हैं तो गुणा में हमने लिख दिया है। अब एक बात बेसिक हम जानते हैं कि जो ए बी है वो ए डैश सी के बराबर है, ए डैश सी के बराबर है। बताइए, ये बेसिक बात जानते हैं ना कि जो ए बी है वो ए डैश बी सी ए डैश सी डैश के बराबर है। कैसे, तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ए बी क्या है, ए बी, ए से बी यही है ए बी, और ए डैश सी क्या है, ए डैश सी। तो ये बताइए, ये जितना लंबा है वही उतने ही लंबाई ये है, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। ए बी जो है वो ए डैश सी डैश के बराबर है, तो ये बात हम जानते हैं। तो ये ए डैश सी की जगह पर हम ए बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हमने लिख दिया ए बी बाई ओ ए इंटू ओ ए डैश बाई ए डैश सी के जगह पर ए बी लिख दे रहे हैं। जब इतना हमने लिख दिया, अब बेसिक बात है, इतना हमने लिख दिया तो ये ए बी से ये ए बी कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब क्या बचा, ये बच गया ओ ए डैश बाई ओ ए, यही ना बचा जी, ओ ए डैश बाई ओ ए, ये बच गया है। अब देखिए ओ ए डैश है तो ओ ए डैश, यहाँ से समझिएगा ओ ए डैश मतलब ये दूरी हमसे पूछ रहा है। तो मैं आपको स्पष्ट रूप से अभी बता दे रहा हूँ कि ये जो दूरी यहाँ से लेकर ये वस्तु की दूरी है, तो वस्तु की दूरी को हम u से दर्शाते हैं, तो हमने यहाँ पे u लिख दिया, ये वस्तु की दूरी है। अब प्रकाशिक केंद्र से ही हम मापते हैं, तो प्रकाशिक केंद्र से ये प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक है ना। ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। तो हम इसे d से दर्शाएंगे। क्यों हम d से दर्शा रहे हैं बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि ये स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पे है, तो इसीलिए हम इसको क्या बताते हैं, इसको हम d से दर्शाते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को। तो हमने d से दर्शाया। तो हम जानते हैं ओ ए डैश, ओ से लेकर ए डैश तक इसके बीच की दूरी d है, तो हमने यहाँ पे d लिख दिया। मतलब यहाँ पे अगर हम सीधा से लिखें तो m इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, O से A तक की दूरी को हम D लिख सकते हैं, तो हमने D लिख दिया। अब भाई क्या है, OA है, तो O से लेकर A तक की दूरी है U, तो U हमने लिख दिया, ठीक है ना। ये हम इसको क्या कर देते हैं, इसको हम कवर में बंद कर दे रहे हैं। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका मेन फॉर्मूला हो गया। ये आपका प्रूफ्ड लिख सकते हैं या आंसर लिख सकते हैं। यही है आवर्धन क्षमता m इक्वल टू डी बाई यू हो जाएगा, जहाँ d क्या है, वस्तु मतलब प्रतिबिंब द्वारा बना प्रतिबिंब के द्वारा बना मतलब प्रतिबिंब के बीच की दूरी है ये, u क्या है, वस्तु की बीच की दूरी है जो है u, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया जी आवर्धन क्षमता। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ के होंगे। स्क्रीनशॉट पहले आप ले लीजिए, ठीक है ना। ले लिए होंगे, ठीक है जी। तो ये आपका हुआ, पूरी तरीके से अच्छे से हमने एक्सप्लेन कर दिया है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, एक दो बार में यदि आपको समझ में ना आए तो थोड़ा सा एक बार और वीडियो को देख सकते हैं, बट मैंने कोशिश किया है कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। मुझे कभी कभी डाउट होता है, पता नहीं आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं, क्योंकि ये जो सब कॉम्प्लिकेटेड ये टॉपिक है, ये हर कोई पढ़ाते भी नहीं है, ठीक है ना, सभी कोई नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही रिस्क होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मन लगा कर पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले आप इसको लिखेंगे, फिर से ये प्रतिबिंब का मतलब सिद्धांत यहाँ तक लिखेंगे, फिर से नीचे एक हेडिंग डालेंगे रेखा चित्र, फिर से उसके नीचे ये फिगर बनाएंगे, फिर से नीचे आवर्धन क्षमता डालेंगे और पूरी तरीके से इस प्रकार लिखते हुए यहाँ तक आ जाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ तक लिखते हुए आते हैं, आपको फुल नंबर मिलेंगे, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और मैं देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहले ही सोचते हैं कि इतना छोटा है क्या पढ़ाएगा ये, मतलब बहुत तरीके से कमेंट भी कोई कर देते हैं, ठीक है। अदरवाइज मुझे दुख थोड़ा बहुत होता है, बट कोई नहीं, ठीक है ना। नॉलेज किसी का कोई वो नहीं है, जब भी जिसके पास आ जाए, तो मेरे पास जितना है उतना ही मैं सिखाने का प्रयास करता हूँ।
ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है तभी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा या मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। मुझे भी ज़्यादा कुछ नहीं है, बट जितना है उतना ही मैं देने का प्रयास करता हूं। अदरवाइज यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा इस चैनल की ज़रूरत है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं रेगुलर आपके कमेंट को पढ़ता हूँ तो मुझे पता चलता है कि चलिए जो भी व्यक्ति पढ़ रहे हैं, जो भी हमारे दोस्त पढ़ रहे हैं, उनको समझ में तो आ रहा है ना, ये बातें हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, उसमें ज्वाइन हो जाएंगे। आप इंस्टा पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है ना। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।